हेलो नमस्कार। वेलकम टू डिग इन विद रोहित पॉडकास्ट। आज हम बात करने जाएंगे लखनऊ के एक मशहूर फिटनेस इन्फ्लुएंसर डॉक्टर अविनाश यादव से। इनसे बात करके हम जानेंगे कि इन्होंने रिसेंटली कुछ ही महीनों में 48 के फॉलोवर्स कैसे पाए अपने इंस्टाग्राम पे, और कोलैबोरेशन के साथ में अपने आप का कंटेंट कैसे बनाया। हम जानेंगे और बात करेंगे। अविनाश यादव, डॉक्टर अविनाश यादव, जी, कैसे हैं आप? मैं बढ़िया हूँ। आप अपने बारे में थोड़ा बताइए। जी, मैं अगर स्टार्टिंग जर्नी की बात बताऊं, मैं हालांकि जर्नी को हर टाइम वैसे लेके चलता हूँ ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि ये वर्ल्ड ना एक ऐसी चीज़ है कि आप जर्नी तो चलते हो पर ऐसा सीन होता है ना कि आप ट्रांसफॉर्म करते हो अपने आप को। अगर आप पहले जैसे हो, बस क्या होता है, एज के थ्रू आपकी बस बॉडी पर्सनैलिटी चेंज होती है, बट आप पहले जैसे हो अगर वैसे ही रह गए ना तो कोई मतलब नहीं है। इट्स मीन कि आप अगर कोई जर्नी ले चल रहे हो तो वो ट्रांसफॉर्मेशन इन लाइफ काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। हम्म। तो मैं हर चीज़ को सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस देता हूँ कंसिस्टेंसी को। तो ये मैं रिसेंटली मेरे को रियलाइजेशन हुआ कि आप अगर कोई भी टास्क ओरिएंटेड कर रहे हो काम अपने लाइफ में, तो उस चीज़ को आप ना चैलेंजिंग लेके चलो, कंसिस्टेंसी बना के लेके चलो कि हाँ आप कैसे लेके चल रहे हो। और आपका कंटेंट भी ऑलमोस्ट हाँ, एजुकेशन और एजुकेशन चैलेंजेस का। वगैरह के जी, बारे में ही है। थोड़ा बताइए इसके बारे में। हाँ। तो मैं कोई भी वर्क को अगर लेके चलता हूँ तो ऐसा रहता है कि मैं डे 1 से स्टार्ट कर रहा हूँ हम्म। और डे 100 तक की मैं एक चैलेंज लेके चलता तो हूँ आपकी कि सीरीज चलती है ऐसे? हाँ, अब वो चाहे पर्टिकुलर कोई भी चीज़ को लेके हो, चाहे वो एग्जाम को लेके हो, चाहे आप अपनी बॉडी पर्सनैलिटी चेंज करना चाहते हो। बहुत लोग का होता है वेट गेन करना, बहुत लोग का होता है वेट लॉस करना। हम्म। इवन जैसे नीट की प्रिपरेशन जिसको करना होता है, मेडिकल फील्ड से मैं भी हूँ, तो हम लोग का एक ये रहता है कि एक चैलेंजिंग लेके चलना है। तो ये मेरा एक मेन इंट्रो मैं कह सकता हूँ स्टार्टिंग का, जो मैं उस चीज़ से ढला हूँ। हम्म। सबसे पहली चीज़, अब हम्म। मैं अपने बारे में बताऊंगा कि मैं उत्तर प्रदेश बाराबंकी से हूँ और मेरा बाय बर्थ भी सब बाराबंकी से ही है। ओके। जी। तो मेरा ऐसा था कि मैं पहले पढ़ाई में तो ऑलमोस्ट सारे लोग अच्छे ही होते हैं, है ना। सारे जब अच्छे नहीं होते हैं। हाँ, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि फर्स्ट सेकंड क्लास से थोड़े गड़बड़ रहते हैं, लेकिन सबका होता है कि पहले सब ऑलमोस्ट अच्छे रहते हैं क्योंकि पेरेंट्स अच्छे से गाइड करते हैं। हम्म। तो वैसे ही मेरा भी रहा कि मैं 6 क्लास तक काफ़ी अच्छा था पढ़ाई में। हम्म। 5th क्लास तक, हाँ 5th तक। उसके बाद से जब मैं 6 क्लास में आया तो मेरे को क्रिकेट का थोड़ा जुनून आया उस टाइम पे, क्योंकि ऑलमोस्ट सबकी जर्नी क्रिकेट से ही होती है और मेरा भी सेम सिनेरियो था कि मेरा क्रिकेट सबसे ज़्यादा मतलब कह सकते हैं प्रिय था। हम्म। तो मैं क्रिकेट खेलना स्टार्ट किया, पहले अपने मोहल्ले में खेलता था इधर उधर। तो घर वाले ने बोला कि आप जो है यहाँ मत खेलो, हम्म। क्योंकि किसी का कांच तोड़ देना, कभी घर घर में चले जाना, तो ये सारी चीज़ें होती रहती हैं। देन उसके बाद से मैं एकेडमी में एडमिशन कराया किसी तरह। हम्म। तो मेरे नियर बाय केडी सिंह बाबू स्टेडियम है, वहाँ मैं गया, प्रैक्टिस किया। देन उसके बाद से मेरी पढ़ाई धीरे धीरे डिक्रीज होती गई। मैं 6 में कम आया, 7th में कम आया, 8th में तो बिल्कुल कम आ गया। तो मेरे फादर ने जो है मना कर दिया कि आप ये सब चीज़ छोड़ो। तो उन्होंने एक ऐसे कॉलेज में करा दिया जहाँ पे क्रिकेट होता नहीं है। तो ओके। फिर हाँ, क्रिकेट होता नहीं, पापा का ये था क्रिकेट, क्योंकि कोई भी अब स्कूल टूर्नामेंट्स आने लग गया था। हम्म। अब जैसे जैसे स्कूल टूर्नामेंट्स आए तो स्कूल में भी मैं खेलने लग गया, हम्म। वहाँ अपॉर्चुनिटी मिल रही थी। तो इसीलिए मेरे पापा ने बोला कि आप जो है क्रिकेट को तो बिल्कुल दूर रखना है। हालांकि उस टाइम पे मतलब स्ट्रिक्टली मना ही था। हम्म। तो फिर 9th 10th तक मैं क्रिकेट नहीं खेला। फिर हम्म। मैंने फिर खुद बोला कि मेरे को क्रिकेट खेलना है। हम्म। तो फिर मैं 11th में दोबारा आया क्रिकेट खेलने के लिए। तो फिर 11th में भी खेला, 12th में भी खेला। लेकिन फिर यही सीन हुआ कि 12th के बाद से आपको एक डिसीजन लेना पड़ता है, क्योंकि उसके बाद से आपका जो भी जर्नी स्टार्ट होता है वो डिपेंड करता है कि आगे आप क्या करने वाले हो। हम्म। सेम चीज। तो 12th के बाद से मैंने सोचा कि मैं थोड़े मजेदार चीज बता दूं। मैं भावनाओं में बताइए। बह गया था बेसिकली। टाइगर श्रॉफ की मूवी आई थी स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2। तो उस टाइम पे कॉलेज सीन का काफी अच्छा उसमें दिखाया गया था सिनेरियो। तो हम्म। मेरे को लगा कॉलेज लाइफ काफी अच्छी है, स्टूडेंट लाइफ काफी ये है वो है। तो वहां से मेरा थोड़ा ये हुआ कि मैं कॉलेज या यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहता हूँ, क्योंकि हम्म। मेरा कहीं और एडमिशन करा रहे थे, हम्म। बीएससी में या यहीं कहीं। हम्म। मैं था बायोलॉजी से। हम्म। तो फिर मैंने सोचा कि अगर करना ही है तो फिर फिजिकल एजुकेशन कर लेता हूँ। ये बीपीईएस जो होता है, बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड ये आपका स्पोर्ट्स। फेवरेट सब्जेक्ट था?
फेवरेट था नहीं, ये मैंने एक बैकअप के लिए रखा था Okay. कि मैं साइड में अपना क्रिकेट खेलूंगा एलपीयू जाके। एलपीयू मैंने एडमिशन कराया था लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी पंजाब में। तो मैं ये सोचा कि क्रिकेट अपना साइड में खेलूंगा, बाकी अपना जो है बीपीएस कोर्स चलेगा फिजिकल एजुकेशन का। तो फिर क्या हुआ कि मेरा एडमिशन हो गया। एडमिशन बड़ी मुश्किल से कराया गया, बड़ी यूनिवर्सिटी में एक मिडिल क्लास के लिए काफी टफ है बहुत सिचुएशन में। समझ सकता हूँ। हाँ, तो वो मेरे पापा एक शब्द याद था, पापा, मैं दरवाजे से ही सुना था, पापा ने बोला कि पैसे का थोड़ा दिक्कत हो रहा था एडमिशन में, स्कॉलरशिप भी नहीं लग रही थी, लेट एडमिशन हो रहा था तो स्कॉलरशिप डिक्रीज कर देते हैं वो लोग। ओके। हाँ, लेट एडमिशन में तो बहुत कम लग रहा, 10% लग रहा था। तो मैंने पापा की बात सुनी, पापा ने बोला कि इसको पढ़ना ही है, क्रिकेट ही खेलना वहां जाके। अब अच्छी यूनिवर्सिटी में अगर जा रहा है तो पैसे का जुगाड़ करना पड़ेगा। अब पापा का मैं आधा जो इनकम आती थी, मैं पापा का आधा इनकम खा रहा था डायरेक्ट, बाकी आधे से मेरा भाई, मेरे मम्मी और घर का सारा सामान चीज आना है। तो मैं वो बात जब सुना ना तो थोड़ा स्ट्राइक हुआ कि यार पैसे ज्यादा लग रहे हैं, फिर भी मैं पापा करा रहे हैं। हालांकि उन्होंने क्रिकेट में उतना सपोर्ट नहीं किया, फिर भी वो पढ़ाने के लिए वो हमेशा आ गए। तो चलो ठीक है, पढ़ा रहे, मैंने ये भी प्लान बनाया था अपना पढ़ाई करेंगे, अपना क्रिकेट खेलना, मेन मेरा क्रिकेट था। लेकिन जब वहां गया तो मैं यार यूनिवर्सिटी की बुराई तो नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन ये कि हर यूनिवर्सिटी ना अपने आप को डेवलप करती है टाइम टू टाइम। वो उनकी स्ट्रेटेजी होती है कि वो किस हिसाब से स्टूडेंट को हायर कर रहा है। तो सेम चीज उसी प्लान में मैं भी था। मैं गया तो वहाँ का क्रिकेट का इतना कुछ था नहीं, लेकिन इस टाइम अब बन गया, डेवलप हो गया। टू बी ऑनेस्ट, मैंने देखा 4-5 साल में बहुत डेवलप हुआ। तो उस टाइम पे था नहीं क्रिकेट का। देन उसके बाद मैंने वहां गया, फिर मैंने देखा यार अब तो मैं पीछे भी नहीं हट सकता, क्योंकि 1 लाख रुपए लग गया था मेरे। तो मैं उस टाइम पे 19 साल का ही था, तो अकॉर्डिंग टू सर्टिफिकेट में 17 का था उस टाइम पे, और रियल स्तर 18, 1 साल पीछे है मेरा। ओके। हाँ, तो फिर मैंने ये चीज नोटिस किया कि 1 लाख रुपए लग गया, अब मैं पीछे कैसे हटूं। तो मेरे लिए तो काफी टफ सिचुएशन था कि मैं क्रिकेट भी नहीं खेल पा रहा वहां पे, और पढ़ाई में फंस गया हूँ उधर पे, और पीछे आऊंगा तो मेरे दुविधा हो गई थी एक हाँ, आपके लिए। मैं उस टाइम पे फंस गया था कि अगर मैं छोड़ा तो 1 लाख रुपए बर्बाद होगा। पापा की गाली अलग से हमको मिल ही रही थी उस टाइम पे कि कॉलेज क्यों छोड़ना चाह रहा है। तो फिर क्या हुआ कि क्रिकेट की जगह मैंने कराटे ज्वाइन कर लिया। ओके। क्योंकि वो इंडिविजुअल गेम है, और क्रिकेट में आपको एक टीम वर्क का काम होता है। मैं कितना ही बेस्ट कर दूं, जब तक टीम अच्छी नहीं करेगी तो इंटर यूनिवर्सिटी हम लोग नहीं खेल सकते। तो मैं वहीं का वहीं रह जाऊंगा। मेक सेंस, सही बात है। तो फिर मैंने जो है कराटे ज्वाइन कर लिया, क्योंकि वेट कम था मेरा, फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा थी, और उसके बाद से स्पीड भी काफी अच्छा हमको करना था। तो मतलब ये है कि मेरा बॉडी टाइप ही वैसा था, एक्टोमॉर्फी फॉर्म में। ठीक है, तो फिर मैंने कराटे ज्वाइन कर लिया, और कराटे में मेरे को इंजरी हो गई। ओके। हाँ, तो इंजरी के होने से पहले ये था कि मैं पहले पढ़ता नहीं था, तो मैंने फिजिकल एजुकेशन लिया हुआ था। लेकिन फिजिकल एजुकेशन में मैं काफी अच्छा उसमें परफॉर्मेंस रहा मेरा। अब वो परफॉर्मेंस कैसा अच्छा रहा, एक होता है एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट कहने का मतलब, जब आप किसी चीज में आप देखते हो 10 लोग अगर आपके सामने पढ़ रहे हैं, तो आपका ऑटोमेटिक पढ़ाई में मन लग जाता है। तो मैं जब नहीं पढ़ता था, और जब मैं लाइब्रेरी में जाके देखता था सामने 10 लोग को, 20 लोग को पढ़ते हुए, तो मेरे अंदर खुद क्यूरियोसिटी इंक्रीज होगी कि पढ़ाई में मन कैसे, एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट बन जाता है, तो आप खुद ही पढ़ने लग जाते हो। तो सेम चीज यही मेरे साथ हुआ, मेरी पढ़ाई में वहां मन लगने लग गया। ओके। तो मैं क्लास में फर्स्ट आ गया था एनाटॉमी सब्जेक्ट में, फिजिकल एजुकेशन में। फिर मेरे को क्लास सीआर बनाया गया, तो वो सीन ना काफी अच्छा लगा हमको कि क्लास के सामने बुलाया जा रहा है ना, क्लैपिंग बज रही है। इट्स मीन कि मैं पढ़ाई में भी कुछ कर सकता हूँ। तो ये चीज जब मैंने नोटिस की कि यार पढ़ाई में अच्छा कर रहा हूँ, और कराटे एक साइड में कर ही रहा हूँ, तो मैंने कहा कि चलो ठीक है, मैं कोर्स को बदल सकता हूँ। मतलब पहले मेरे दिमाग में है कि अगर मैंने बायोलॉजी लिया तो मैं इससे फार बेटर देन ले सकता हूँ। मैं अभी भी ये कह रहा हूँ, मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ फिजिकल एजुकेशन की, क्योंकि ये कंट्रोवर्सी मेरी कॉलेज में, मेरी यूनिवर्सिटी में हो चुका है। ओके। बीपीटी जो बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी, और जो बीपीईएस है फिजिकल एजुकेशन, इन दोनों में मैं क्लेश कर चुका हूँ, वहां जाके कंट्रोवर्सी हुई है। ठीक है ना, तो मैं फिजिकल एजुकेशन को रिस्पेक्टफुली कह रहा हूँ, काफी अच्छा कोर्स है। ठीक है, मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ बेकार है, काफी अच्छा है। बीपीटी अपने साइड है, फिजियोथेरेपी अपने साइड है, और फिजिकल एजुकेशन अपने साइड है। लेकिन मैंने देखा है अक्सर फिजिकल एजुकेशन में लोग ज्यादा, टीचर्स भी ध्यान देते नहीं है स्कूल्स में। स्कूल्स में देखिए, डिपेंड करता है टीचर, इंडिविजुअल पर्सन के ऊपर डिपेंड करता है। बहुत सारे ऐसे होते मिला जुला के 1 या 2 टीचर है पूरे स्कूल के अंदर। हाँ, तो जो ये पीटी होते हैं, तो वो डिपेंड करता है कि वहाँ का माहौल कैसा है।
समझ, हर इंडिविजुअल पर्सन को, मेरे अच्छे अच्छे दोस्त हैं वो काफी अच्छे पीटी इस टाइम वो कर रहे हैं, है ना। तो ये है कि मैं देखता हूँ इंडिविजुअल पर्सन को भी मैं देखता हूँ, ऐसा नहीं है। हम तो ये भी कह सकते हैं कि इंग्लिश टीचर हैं वो अच्छा पढ़ाते नहीं है, हम ये भी कह सकते हैं हिंदी वो अच्छा पढ़ाते नहीं, लेकिन कहीं कहीं हिंदी अच्छा पढ़ाते हैं। आपकी बात ठीक है, लेकिन कई बार ऐसा होता है ना स्कूल्स के अंदर हर एक बच्चे का एक फेवरेट टीचर होता है। वो फेवरेट इसीलिए होता है क्योंकि वो टीचर के पास तरीके हैं बहुत डिफरेंट पढ़ाने के, राइट। तो जैसे कि मैंने, मेरा भी एक बैड एग्जांपल रहा है, मैंने इसलिए वो उसका नाम लिया कि फिजिकल जो एजुकेशन थे हमारे मतलब स्कूल में सब्जेक्ट था, वो टीचर इतने अच्छे नहीं थे। वो एक हफ्ते में 1 या 2 पीरियड हुआ करता था, वो भी लेने से मना कर देता था। देखिए हम लोग को स्टार्टिंग से इंडिया कल्चर में बताया गया स्टार्टिंग से कि आप खेलोगे तो आप पढ़ाई नहीं कर पाओगे, और अगर पढ़ाई करोगे तो आप ओलंपिक में मेडल नहीं ला पाओगे। लेकिन आप खुद देखो, खेल भी तो खेल ही इम्पोर्टेंट है ना। आप ये भी देखो कि चाइना सबसे आगे है ओलंपिक में, मान रहे हो आप? क्योंकि वहाँ के स्कूल के कल्चर में ऐसा है। हाँ, बच्चे कल्चर में पढ़ते हैं, सारी चीज समझ रहे हैं। हाँ, लेकिन हम लोग का जो माइंडसेट वैसे ही क्रिएट करके रख दिया गया है, जो थोड़ी ओल्ड जनरेशन है वो पहले से ये चीज बना के रखे हैं कि आपको पढ़ना ही है, पढ़ने से ही आपका घर चलेगा, पढ़ने से ही सब कुछ चलेगा। लेकिन अगर वो थोड़ा ट्रांसफॉर्मेशन अपने माइंडसेट में भी लाएं कि हाँ भाई खेलने से, अगर आप खिलाओगे भी बच्चों को, थोड़ा आप अवेयरनेस लाओगे कि हाँ भाई खेल में भी फ्यूचर है, तो वो ओलंपिक क्या चाइना से भी आगे बढ़ सकता है। आपकी बात डॉक्टर एकदम ठीक है, बहुत सही कह रहे हैं आप। अगर बच्चा अगर ढीठ हो जाए और घर से बाहर निकले खेलना जाए तो फिर वो वैसे बुरा बन जाता है। हाँ, बुरा तो नहीं, जैसे कि आपने खुद ने बोला अभी कि अगर आप बाहर क्रिकेट खेलने के लिए जाते थे तो आपके घर वाले मना कर देते थे, राइट। और ऐसे कईयों के साथ में हुआ है, बच्चे अगर बाहर निकलते हैं तो उन्हें मना कर दिया जाता है, फिर वो घर में एक मोबाइल तक सीमित रह जाते हैं आजकल जी। और अब माँ बाप हाथ जोड़ रहे हैं कि बाहर निकलो, खेलो, फिजिकल एक्टिविटी करो। अब वो देख रहे हैं ना, जनरेशन चेंज हो रही है। इस पे आपका क्या कहना है, बताइए। इस पे तो देखिए सेम चीज है कि जनरेशन जिस हिसाब से चेंज हो रहा है, आजकल के पेरेंट थोड़े यंग भी हो रहे हैं, और सारा चीज खेल जनरेशन का ही है, थोड़ा ओल्ड मॉडल और इस टाइम का जैसा चल रहा है। अब वो पेरेंट और गार्जियन में ऐसे थॉट्स आ रहे हैं कि आप पढ़ाई से ज्यादा आप खेल में भी कर सकते हो, अर्न कर सकते हो। अगर आप पढ़ाई में भी बेस्ट हो, खेल में भी बेस्ट हो, तो आप अर्निंग कहीं से भी कर सकते हो। क्योंकि अब देखिए गवर्नमेंट ने भी काफी अच्छा हर जगह स्टेडियम खोल दिया है, और कितना ज्यादा डेवलप हुआ है स्पोर्ट्स में, पहले उतना नहीं था, लेकिन अब में बहुत चेंज आ गया। मैं जब क्रिकेट खेलता था तो हम लोग जब पिच बनाते थे तो हम लोग खुद पिच बनाना होता था, हमारे जो प्लेयर्स खेलते थे वही पिच बनाते थे, है ना। तो आधी मेहनत तो वही चली गई। लेकिन अब जो वही स्टेडियम अगर जाकर देखो डेवलप हुआ है, तो वहां पे काम करने वाले लोग रखे हैं जो पिच बना रहे हैं, बस आप जाओ खेलो, ठीक है। तो आप फोकस रहते हो खेलने में, ये नहीं कि आप फोकस्ड हो, खेलना भी है फिर विकेट भी बनाना है। सो मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन एक माइंडसेट की जरूरत है, माइंडसेट की क्लैरिटी की जरूरत है, और जिस हिसाब से जनरेशन चल रहा है तो वो जरूर, जाहिर सी बात है वो खेल में भी सब लोग ला रहे हैं, मैच्योरिटी एक नेक्स्ट लेवल की चल। और आपने खुद ने एग्जांपल लिया चाइना का, मैंने देखा वहाँ के जो प्री स्कूल्स होते हैं, बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं तो उनका एक सब्जेक्ट होता है और वो अच्छे से करते हैं उसको, खेल को सीरियसली लिया जाता है और खेल की तरह खेला भी जाता है, तभी वहां से एक फाउंडेशन बनना शुरू हो जाती है और वो इतने यंग एज तक आते आते बहुत बेहतर बन जाते हैं कि वो आज आगे हैं हमसे काफी हद तक। चलो कोई नहीं। तो देखिए बस वही है कि जैसे मैं क्रिकेट में गया तो फिर मैं कराटे ज्वाइन किया, यहाँ से मेरा एक्चुअल में मेरा जो डॉक्टर जो मैं लिखा हूँ डॉक्टर अविनाश यादव, तो वही मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन था एक्चुअली कि आपके बायो में आपका यूजर आईडी डॉक्टर फिजियोथेरेपी फिजियोफिट ऐसे कुछ करके लिख रखा है आपने। हाँ, डॉक्टर फिजियोफिट। तो बेसिकली वही है कि फिजियोथेरेपी की जर्नी तो यहीं से हो गई कि जब मैं कराटे खेल रहा था, फिजिकल एजुकेशन कोर्स कर रहा था, हाँ। तो उस टाइम पे मैं कराटे के टाइम पे मैं एक पंच मारा जिसकी वजह से शोल्डर डिसलोकेट हो गया था, सामने वाले ओपोनेंट का, मेरा। ओके। हाँ, जब मैं पंच मारा तो शोल्डर डिसलोकेट हुआ। ओके। तो मेरा एक दोस्त है वो लेके जा रहा था फिजियोथेरेपी के पास, मैंने कहा भाई मैं नहीं जाऊंगा, पैसे लग जाएंगे, है ना, मैं ठीक कर लूंगा, खुद कर लूंगा। हाँ। तो मैं जा नहीं रहा था, मेरे अभी भी वो सीन बहुत अच्छे से याद है, मैं जा नहीं रहा था। लेकिन वो दोस्त बोला तुम
फिजिकल एजुकेशन वाले हो तुम्हारा फ्री में हो जाएगा, फिजियोथेरेपी वाले कर देंगे फ्री में। दो ही लोग का फ्री में होता था, एक फिजियोथेरेपी वाले खुद और एक फिजिकल एजुकेशन वाले जो स्पोर्ट्स के प्लेयर है। हमने कहा तो चलो फिर, मैं गया, मैम ने जिस हिसाब से ट्रीटमेंट दिया मेरे को, इंस्टेंट रिलीफ, फिजियोफिट। तो बेसिकली वही है कि फिजियोथेरेपी की जर्नी तो यहीं से हो गई कि जब मैं कराटे खेल रहा था, फिजिकल एजुकेशन कोर्स कर रहा था। हाँ। तो उस टाइम पे मैं कराटे के टाइम पे मैं एक पंच मारा जिसकी वजह से शोल्डर डिसलोकेट हो गया था, सामने वाले ओपोनेंट का? मेरा। ओके। हाँ, जब मैं पंच मारा तो शोल्डर डिसलोकेट हुआ। ओके। तो मेरा एक दोस्त है, वो लेके जा रहा था फिजियोथेरेपी के पास। मैंने कहा भाई मैं नहीं जाऊंगा, पैसे लग जाएंगे, है ना, मैं अच्छा। ठीक कर लूंगा, खुद कर लूंगा। हाँ। तो मैं जा नहीं रहा था, मेरे अभी भी वो सीन बहुत अच्छे से याद है, मैं जा नहीं रहा था। लेकिन वो दोस्त बोला तुम फिजिकल एजुकेशन वाले हो तुम्हारा फ्री में हो जाएगा, फिजियोथेरेपी वाले कर देंगे फ्री में। दो ही लोग का फ्री में होता था, एक फिजियोथेरेपी वाले खुद और एक फिजिकल एजुकेशन वाले जो स्पोर्ट्स के प्लेयर है। हमने कहा तो चलो फिर, मैं गया, मैम ने जिस हिसाब से ट्रीटमेंट दिया मेरे को, इंस्टेंट रिलीफ मिला। तो वहां से मेरा दिमाग एकदम चेंज हो गया। मेरे को वो सारा सीन ना याद है, आज भी याद है कि मैं कैसे अपने आप को माइंडसेट चेंज किया उस टाइम। मतलब आपका माइंडसेट था कि कुछ ऐसा होगा जो आपको पसंद नहीं आएगा, लेकिन उन्होंने इंस्टेंटली आपको कुछ ही चीजों से ठीक कर दिया। हाँ, विदाउट मेडिकेशन, आई बिलीव। हाँ, विदाउट मेडिसिन। सबसे अच्छी बात तो ये फिजियोथेरेपी में आप बिना मेडिसिन के, बिना सर्जरी के आप ठीक होते हो। लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, थोड़ा सा टाइम लगता है, पेशेंस की जरूरत है, बट स्टिल आप बिना मेडिसिन और बिना सर्जरी के आप ठीक हो रहे हो, इससे अच्छा और क्या चाहिए। डिपेंड करता है कि इंजरी किस टाइप का। अगर इंजरी सीवियर है तो वहां पे सर्जरी या मेडिसिन की जरूरत पड़ती है। क्या आपको लगता है कि अवेयरनेस कम है हमारी यूथ में या फिर सोसाइटी में फिजियोथेरेपी को लेके, जो इतना लाइटली लिया जाता है? हाँ, अवेयरनेस देखिए आपके माने तो मैं 4 साल पहले जब कोर्स ले रहा था ये, तो उस टाइम पे मेरे खुद के भी एक सर थे, पापा के फ्रेंड्स थे, तो वो लोग भी मतलब बोल रहे थे फिजियोथेरेपी में इतना स्कोप नहीं है तो आप मत लो। पर एक आप कोई भी डिसीजन मेकिंग लेते हो ना, तो हमेशा ध्यान रखो कि आने वाले 5 साल बाद या 10 साल बाद वो क्या होने वाला है। ठीक है, अगर आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो तो एक पॉजिटिव वे में लेके चलो ओवर थिंकिंग को, कि आप अगर कर रहे हो ना तो आप सोच रहे हो, ये नहीं कि आप लगे हो मेरी बाबू क्या कर रही, मेरा सोना क्या कर रहा है, ये नहीं। ये सब नेगेटिव थॉट्स है, लेना है तो पॉजिटिव वे में लो, अपने कैरियर को लेके चलो कि आने वाले 5 से 10 साल में क्या करने वाले। ठीक, तो सेम चीज है। जब मैं अंकल से बोला कि अंकल आप क्या लगता है कि 5 साल के बाद क्या होगा, तो अंकल कह रहे कुछ नहीं, वही होगा। और आज ही मैं जब ऑफिशियली जब हम लोग को ये बताया गया कि फिजियोथेरेपिस्ट आर आल्सो डॉक्टर, तो उस दिन मैं गया अंकल के पास, हमने कहा देखिए, न्यूज दिखाया उनको, मैंने कहा देखिए आप अब बताइए, आप तो कह रहे थे डॉक्टर है नहीं, अब हम हैं डॉक्टर, मैं प्राउडली कह सकता हूँ। ठीक है, तो सेम चीज है कि हर चीज का टाइम होता है। जैसे अवेयरनेस अब पैदा हो रहा है, पहले उतना नहीं था, लेकिन जब देखा जा रहा है कि फिजियोथेरेपिस्ट मेडिसिन से बेटर काम कर रहे हैं या सर्जरी से बेटर काम कर रहे हैं, अवेयरनेस पैदा हो रही है लोगों में, यूथ जब यंग आ रहे हैं, तो अब उनको एहसास हो रहा है कि हाँ फिजियोथेरेपिस्ट जो है एक हद तक बहुत सही है। ठीक है, लेकिन मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि यार ऐसा नहीं है कि मैं MBBS या इन लोग को कुछ वो कर रहा हूँ, उनका वो अपनी जगह सही है, हम लोग अपनी जगह सही है। ठीक है, और बात बस इतनी है, इंजरी किस टाइप का है, कितना सीवियर है, ये सारी चीज डिपेंड करता है पेशेंट के ऊपर। ठीक है। हाँ, तो अब इस टाइम पे अब अवेयरनेस काफी अच्छा पैदा हो रहा है, और काफी मेरे को पता है आने वाले टाइम में 4-5 साल में और भी गवर्नमेंट जॉब और कई सारे अपॉर्चुनिटीज आने वाली फिजियोथेरेपिस्ट के लिए। ठीक है, मुझे बताइए, जैसे कि आपने फिजियोथेरेपी के बारे में इतना कुछ बताया, एंड नाउ यू हैव द टाइटल ऑफ डॉक्टर फिजियोथेरेपी, डॉक्टर अविनाश यादव, तो इन्फ्लुएंसर कैसे? इन्फ्लुएंसर लाइक इतना रैपिडली 48 की ग्रो कर लिया आपने, इसके बारे में थोड़ा बताइए। जी, अब जैसे आपने बोला ही मेरे को, आपने डॉक्टर फिजियो फिट क्यों लगाया, तो यहाँ तक तो आपको समझ जाएगा डॉक्टर कैसे हुए, फिजियो कैसे हो गए। तो डॉक्टर फिजियो अब नाउ फिट इन द मींस ये इन्फ्लुएंसर में छुपा हुआ है। बताइए उसके बारे में थोड़ा। जी, तो मैं 2019 से कंटेंट बनाना शुरू किया था, तो कोविड का टाइम ही बस चलने वाला था। तो जैसे ही मैंने एडमिशन ले लिया था फिजियोथेरेपी में, बड़ी मुश्किल से वो एडमिशन मिला, कंट्रोवर्शियल था थोड़ा, और पापा को मनाना सबसे बड़ा टफ था, क्योंकि ऑलरेडी मैं 1 लाख रुपए लगा चुका था। तो उसके बाद से क्रिकेट भी मेरा ऑलमोस्ट छूट गया था, फिर कराटे भी छूट गया। तो अब था कोविड आने से पहले
फिजियोथेरेपी में हमको जाना था किसी तरह। मेरे को नहीं पता था कोविड आएगा, ये सारी चीजें होंगी, किसी को नहीं पता। लेकिन यही बात है कि हर चीज, किसी के लिए कोविड बहुत अच्छा है, किसी के लिए कोविड हाँ, बहुत वो बुरा हुआ है। वैसे ही टर्न आउट हाँ। हुआ है सबके लिए। हाँ, मैं ये मानता हूँ, बहुत लोग के अपने मरे हैं, बहुत लोग का उस चीज से बेनिफिट भी हुआ बेनिफिट भी हुआ है ना। तो मेरा यही बेनिफिट हुआ कि मैं कोविड के टाइम पे छुट्टी मिला, है। 21 दिन के आई थिंक छुट्टी थे, 20-21 दिन के। तो मैं घर आ गया, सामान सब वहीं पे था, और मैं स्टिल बीपीएस कर रहा था, तो आप फिजिकल। पंजाब रहा करते थे? हाँ, ओके। फिजिकल एजुकेशन कर रहा था। तो मैं आया घर, मैंने पापा को बताया ऐसी ऐसी बात है। पापा पहले तो डांटे, हालांकि मैं उनकी भावनाओं को भी समझ रहा हूँ, क्योंकि एक मिडिल क्लास के लिए 1 लाख पैसे देना काफी टफ होता है। सही बात है। तो मैं बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ मतलब गार्जियन की, क्योंकि भले स्टिल मैं अपने ड्रीम से दूर हो गया, लेकिन उन्होंने जो भी हमको दिया, उन्होंने जैसे किया, जैसे करा, वो काफी ज्यादा वो था कि उन्होंने स्टिल किया मेरे लिए। एब्सोल्युटली, है ना। माँ बाप ही कुर्बानी दे सकते हैं ना बच्चों के लिए, और कोई नहीं दे सकता। तो मैं उनको बुरा कभी नहीं कहना चाहता हूँ। कोई नहीं, मेरे को कभी कभी लगता है कि मैं क्रिकेट खेलता तो ज्यादा बेटर था, पर स्टिल उन्होंने जितना मेरे को बना दिया ना, वही वही काफी। अब हमको खुद इतना उन्होंने बना दिया, मैं खुद आगे बढ़ सकूं। ठीक है, तो बस यही है। ये बटन नहीं चल रही है, चल रहा है। तो तो उसके बाद से मैं ऐसे पापा का इम्प्रेस करना होता है। अगर आप किसी चीज को आप बना रहे हो, तो पेरेंट्स को भी इम्प्रेस करना ही पड़ेगा। पापा मान नहीं रहते, देन पापा को ये था कि अविनाश पढ़ने कैसे लग गया, है ना। तो फिर बाद में मैंने वो किया, घर गया था, छुट्टी था, मैंने मसाज किया पापा का। हमेशा अच्छा। करता हूँ मसाज। तो मैंने पापा को मसाज किया। तो मैंने पापा को पूरे बॉडी के पार्ट्स बता दी, पापा इसको ये बोलते हैं, पापा इसको ये बोलते हैं, इसमें ये मसल्स होती है ना, पेक्टोरस मेजर है, तो आपने माइनर पहले है। इम्प्रेस कर दिया उन्हें। हाँ, ग्लूट्स के बारे में, ग्लूटेस मैक्सिमस है, मिनिमस है। तो हम एक एक पर्टिकुलर मसल्स को पापा को कर रहे थे, मसाज कर रहे थे। तो बता रहे थे। हाँ, प्रॉपर बताया। हाँ। पापा अभी लाइक ये पढ़ने कब लग गया। ये कैसे हो रहा है? इंटरेस्टिंग। हाँ, हमने कहा पापा वहाँ का माहौल अच्छा है एलपीयू का, वहाँ जब इंसान पढ़ता है ना तो सही में फिर पढ़ने ही लग जाता है ना। तो पापा भी लाइक ओके ओके। तो हम कहे पापा ये कोर्स करना है, ये लग रहा है, आप बताओ क्या करें। पापा बोले चलो ठीक है। बड़ी मान नहीं रहते, क्योंकि एक होता है कि पापा भी तो किसी और से पूछेंगे कि फिजियोथेरेपी ले रहा है तो क्या है। मेडिटेशन सीख करते हैं हमारे पेरेंट्स। हाँ, सही बात है। तो वो चीज देखे, चेक किए, तो कुछ लोग मना कर रहे थे, तो वही मैंने उनको बोला सर को कि आप देखिए आने वाले 5 साल में क्या, जैसे मैंने आपको बताया ना, वो मना कर रहे थे। तो फिर ओके, पापा को किसी तरह मना लिया, ओके ओके हो गया। उसके बाद से मैं 2019 में ही ऐसे कंटेंट बना रहा था कोविड के टाइम पे। तो मैं अपना फिटनेस वाला बनाता था, इंस्टाग्राम ओपन किया एंड ऑल, फिटनेस का बनाया। तो उस टाइम वेट मेरा बहुत कम था, कराटे खेल रहा था, तो अंडर 55 कैटेगरी में था। जैसे आपने बताया, फ्लेक्सिबिलिटी भी चाहिए होती है उसके लिए थोड़ा। तो मेरा वेट कम था, इसीलिए मैंने फिटनेस में जिम में जाना शुरू कर दिया। मैंने कहा चलो एक बार देखते हैं। तो मैंने वेट गेन शुरू किया, फिर मतलब इस दौरान काफी अप एंड डाउन आए। उसके बाद ऐसे धीरे धीरे चलता रहा 2019 तक। तो अभी रिसेंटली जो है 2 मई को मेरा बूस्ट किया इंस्टाग्राम। तो मैं अलग अलग सोर्सेस डाला करता था, पहले फिटनेस का डाला, फिटनेस का ग्रोथ नहीं हुआ। फिर मैंने वो क्या बोलते हैं, स्टोरी टेलिंग टाइप का मैंने कंटेंट डाला, वो भी नहीं चला। उसके बाद से मैंने क्रिकेट का डाला, जो पुराने पुराने वीडियोस थे, हम कहे कि उसी से काम चला ले, वो भी नहीं चला। ओके। हाँ, मैंने अलग अलग कंटेंट ट्राई किए अपने इंस्टाग्राम पे, नहीं हो रहा था। फिर मैंने एक दिन मेडिकल वाला डाल दिया ऐसे। ओके। हाँ, वो मार्च में मैंने डाला, तो मैंने देखा कि लाइक और शेयर काफी सही जा रहा, पहले से तो फार बेटर देना। लेकिन वो भी आपने ट्रायल बेसिस के लिए हाँ, किया वो था? भी ट्रायल ही था। मैं कोशिश करता रहता हूँ, कहने का मतलब कहीं ना कहीं कुछ हो जाए। जैसे मैंने देखा, बूस्ट किया, देन मैंने वहां से पकड़ लिया कि एल्गोरिदम कैसे वर्क कर रहा है। ठीक है। और ये 2 मई से मैं रिसेंटली बस चलाते जा रहा हूँ, और आज इस टाइम 48 के है। और फिर समझ में आया कि प्यार कितना मिल रहा है, रिक्वेस्ट कितने आ रही हैं, नोट्स जिसको प्रोवाइड करना वो कैसे कर रहा हूँ, है ना, साइड बाय साइड अर्निंग कैसे करनी ये भी मैं देख रहा हूँ। अगर कोलैबोरेशन कर रहा हूँ, मेरा कोलैबोरेशन तो बहुत पहले से चल रहा है, लेकिन ये चीज किसी को नहीं पता है कि कम फॉलोअर्स में कैसे फॉलोअर्स होता नहीं, कम फॉलोअर्स में बहुत सबको डाउट होता है कि यार फॉलोअर्स कम है, कैसे कोलैबोरेट करें। इसके बारे में हम ब्रीफली बात करेंगे आगे। हाँ, तो मैंने कम फॉलोअर्स में भी काफी अच्छा जो है गेन किया है कोलैबोरेशन। बाटन कोलैबोरेशन ही किया है, लेकिन काफी अच्छा किया है। ट्रस्टेड कई सारे हैं, मैं आपको बता दूंगा कि कौन कौन से ऐसे हैं कंपनी जिसके साथ आपको कोलैबोरेट करना है, ट्रस्टेड। तो
कोलैबोरेशन था, हम्म। साइड बाय साइड आप मेडिकल वाला डाल रहे हो। हाँ, जो आपका एक तो कंटेंट चल हाँ, रहा है मेडिकल वाला हाँ, ऑलरेडी। तो इससे ये क्या हुआ कि बूस्ट अप हो गया मेरा इंस्टाग्राम कि ठीक हाँ है। एल्गोरिदम समझ गया कि आप किस हिसाब से डाल रहे हो। लोगों को जब प्यार मिला, कमेंट्स देखे, तो हर चीज की प्लानिंग होती है। जब आप इंस्टाग्राम चला रहे हो और अगर आपने देख लिया आपके चल रहे हैं व्यूज, अच्छे चल रहे हैं, उसके बाद से आपको कैसे वर्क करना है और बेटर कितना करना है, वो सारी चीज आप ही जान सकते हो एज अ क्रिएटर। राइट। राइट, तो ऐसे ही मेरा बूस्टअप हुआ, तो मैंने सोचा कि इसका नाम ही रख देता हूँ डॉक्टर फिजियो है, फिटनेस के बारे में बताते ही हूँ। ठीक है, तो एक ये हो जाएगा डॉक्टर फिजियो फिट। तो एक तो आपने इसी में एक अमालगमेशन बना influencer लिया दोनों का, फिजियोथेरेपी एंड फिटनेस, दोनों का परफेक्ट अमालगमेशन जी। बना लिया आपने। जी। बढ़िया है। डॉक्टर बताइए, इतने सारे फेलियर्स के बाद बाउंस बैक कैसे हुआ? बाउंस बैक देखिए, हर सबके लाइफ में अप एंड डाउन होते हैं। अब वो डिपेंड करता है सिनेरियो कैसा है। बहुत लोग का प्यार को लेके डाउनफॉल आ जाता है, किसी लोग को राइट। फैमिली प्रॉब्लम कुछ आ जाता है, कई सारे फैक्टर्स हैं। कई बार खुद ही में अंडर कॉन्फिडेंस हो जाता है कि यार मैं कर पाऊंगा कि नहीं, है ना। तो ये सारी चीजें एक साइड है, ठीक है। मैं अगर देखूं तो आप हमेशा कुछ भी चीज करना चाहते हो, एक्चुअल में अगर आप बाउंस बैक करना चाहते हो, अगर अंदर आपके अंदर ऐसी चीज है कि हाँ मेरे को बाउंस बैक करना ही करना है, तो उसके लिए आपको ना अपना एक रोड मैप तैयार करना पड़ेगा। एक सिंपल सा बैठ जो कहीं छत पे या कहीं पर नॉर्मल, आप जहाँ अकेले रहो, सॉलिट्यूड पोजीशन में रहो, ठीक है, एकांत में जाओ, एक बार देखो कि एक क्लैरिटी बना लो कि यार ये मेरी प्रॉब्लम है, लिस्ट बना लिया। अब उस प्रॉब्लम को कैसे आप डिकोड कर रहे हो, वो सारी चीजें आपको ही पता होनी होनी चाहिए, और कोई आपको नहीं बताएगा। बस आपको आके दिलासा दे देगा भाई हो जाएगा, चिल मारो, हो जाएगा। नहीं होगा भाई, जब तक तुम खुद नहीं चाहोगे नहीं होगा। नहीं, आपको खुद को समझना पड़ेगा, खुद को समझना पड़ेगा। सही बात। तो हर इंसान को कम बैक तभी हो पाएगा जब वो इंडिविजुअली अपने आप से वो बात करेगा। अगर आप इंडिविजुअली नहीं बात कर रहे हो, तो कोई और अगर आपको ज्ञान देके चला जा रहा है, वो शॉर्ट टर्म मोटिवेशन है, डेट्स इट, वो खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए अगर लॉन्ग टर्म चलना है, कम बैक करना, बाउंस बैक करना है, तो आपको उसके लिए सेल्फ टॉक करना पड़ेगा। सेल्फ टॉक कर रहे हो तो एकांत में करना पड़ेगा। एकांत में कर रहे हो तो आपको जो है अच्छा खासा ग्राफ तैयार करना पड़ेगा। खुद में इंडिविजुअली आप एक चार्ट बना लो और उसमें डटे रहो। और डटने के लिए आपको जो है वो हिम्मत चाहिए। जैसे ये जो एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज जो मैं कर रहा हूँ, जैसे जिम हो गया, मैं जिम आया तो एक एक्स्ट्रा पावर लग रहा है, माइंड को प्रिपेयर कर रहा हूँ कि यार मैं अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर रहा हूँ। आप अपने आप को पहले से बेटर लुक कर रहे हो, कॉन्फिडेंस फील करो, अपने आप को हर टाइम कॉन्फिडेंस फील करो। जिस दिन आपने कॉन्फिडेंस फील कराया, उस दिन आप बूस्टअप करना शुरू कर जाओगे। और जैसे ही आपने 10, फिर आता है चैलेंज, क्योंकि बहुत लोग क्या करते हैं, स्पार्क तक जाते हैं, थोड़े देर तक करते हैं, उसके बाद से डाउन हो जाते हैं। लेकिन वहां से एग्जैक्ट चैलेंज शुरू होता है। हाँ, और कम बैक का मतलब यही होता है कि कम बैक इट्स मीन कि अब आप जो है कम बैक तो कर रहे हो, लेकिन शॉर्ट टर्म में नहीं करना, हम लोग को लॉन्ग टर्म में करना है, तब वो कंप्लीट वर्ड होता है कम बैक। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए जा रहे हो, जैसे मैं अपना एग्जांपल ले लूं, मैंने 10 दिन का चैलेंज लिया, फिर मैंने 100 दिन का चैलेंज ले लिया, मैंने अपने ऑडियंस से पूछ लिया 200 दिन का कर ले, 200 दिन का अभी चल रहा है मेरा, ठीक है, आज मेरा 136 या 138 है ना। तो इसी तरह कम बैक होता है, ठीक है। यानी कि मैंने जो चीज लिया उस पर डटा रहा, एक अपने आप को सॉलिट्यूड पोजीशन में लाया, जिम स्टार्ट कर दिया, अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर रहा हूँ, ये अलग से कॉन्फिडेंस बूस्टअप कर रहा है। तो बस वहीं से आपका एक ग्राफ बन के कम बैक कर लेता है। डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है, हाँ। डिटर्मिनेशन होना बहुत जरूरी है। हाँ, मेरे कराटे वाले सर थे, वो 3 शब्द बोलते थे, 3D लेके चलो, डेडिकेशन, डिसिप्लिन और डिटर्मिनेशन, ये 3 शब्द लेके चलो। ठीक है। अगर ये चीज आप लेके चल गए, वो कराटे सर जी का मेरे को अब तक याद है, तो ये DDD फॉर्मूला मैं हर लोग को बताता हूँ। तो यही है जो आपने बोला, सेम सी ये चीज लेके चलो, कम बैक डेफिनेटली होगा। नहीं होगा तो फिर आप बताना मेरे को। कम बैक तो लिटरली ऐसा शब्द हो गया आजकल के इंस्टाग्राम मीम्स में, लाइक एवरीबॉडी इज लुकिंग फॉर कम बैक। उन्होंने कुछ किया ना हो, लेकिन फिर भी दे आर लुकिंग फॉर कम बैक। भाई कम बैक का मतलब क्या होता है सबसे अर्थ अगर आप समझ रहे हो, भाई बताओ इसके बारे में। अगर आप अर्थ तो समझ गए हो कम बैक का मतलब क्या होता है, एक्चुअल में अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो कम बैक नहीं है। सो इतना सब कुछ होने के बाद, लेट्स से आपके पास डिस्ट्रैक्शन भी बहुत सारे हैं, तो कम बैक कैसे होगा? डिस्ट्रैक्शन इतना सारा है। तो वही देखिए, मैं आपको वही बता रहा हूँ, जब आप रोड मैप तैयार करते हो ना, तो आपको कई सारे प्रॉमिसिंग करना पड़ता है खुद से।
प्रॉमिस इन द मीन्स कि अगर मेरा दोस्त है, मेरे कई सारे सर जी का मेरे को अब तक याद है, तो ये ट्रिपल डी फॉर्मूला मैं हर लोग को बताता हूँ। तो यही है आज जो आपने बोला सेम सी, ये चीज लेके चलो, कमबैक डेफिनेटली होगा, नहीं होगा तो फिर आप बताना मेरे को। कमबैक तो लिटरली ऐसा शब्द हो गया आजकल के इंस्टाग्राम मीम्स में, लाइक एवरीबॉडी इज लुकिंग फॉर कमबैक। उन्होंने कुछ किया ना हो लेकिन फिर भी दे आर लुकिंग फॉर कमबैक। भाई कमबैक का मतलब क्या होता है सबसे हाँ। अर्थ अगर आप समझ रहे हो, भाई बताओ नहीं, इसके बारे में। अगर आप अर्थ तो समझ गए हो कमबैक का मतलब क्या होता हाँ। है, एक्चुअल में अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो कमबैक नहीं है। सो इतना सब कुछ होने के बाद लेट्स से आपके पास डिस्ट्रैक्शन भी बहुत सारे हैं, तो कमबैक कैसे होगा? डिस्ट्रैक्शन इतना सारा है। तो वही देखिए, मैं आपको वही बता रहा हूँ, जब आप रोड मैप तैयार करते हो ना, तो आपको कई सारे प्रॉमिसिंग करना पड़ता है खुद से। प्रॉमिस इन द मीन्स कि अगर मेरा दोस्त है, मेरे कई सारे अच्छे अच्छे दोस्त हैं और कई बुरे भी दोस्त हैं, लेकिन मैं उनका नाम नहीं बोलना चाहता है ना, नाम नहीं लेंगे किसी का। लेकिन वही है कि सबके जिंदगी में एक अच्छे दोस्त होते हैं, कोई बुरे दोस्त होते हैं। अब बुरे दोस्त का काम ये होता है वो तुम्हारे सामने सिगरेट पी रहा है, राइट, ड्रिंक कर रहा है, तो तुम्हारा एथिक्स क्या बोलता है? यही बोलता है कि अगर वो पी रहा है पीने दो। मैं एक बार एज अ फ्रेंड मैं उसको मना कर सकता हूँ, भाई मत पियो, ठीक है, नहीं मान रहा वो उसकी प्रॉब्लम है, लेकिन मैं उसकी आदत मैं नहीं ले सकता। तो ये डिस्ट्रैक्शन है कि हाँ, मतलब मैं डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूँ कि यार ये पी रहा है, यार मैं भी थोड़ा कूल होने के लिए पी लूं, ठीक, ये हो गया डिस्ट्रैक्शन। ये एक मैं एक पॉइंट लूंगा बोलने के लिए यहाँ पे, एक मिनट, कि सिगरेट पीना कभी कूल नहीं होता गाइस। इट्स नेवर नॉट एट ऑल कूल फॉर एनीवन। कोई भी जर्नी हो, कोई भी जनरेशन हो, सिगरेट पीना कभी किसी के लिए कूल नहीं होता। क्या आप ये अग्री करते हैं इस बात से? एग्री है भाई, जाहिर सी बात है, ये वही कूल बोलते हैं जो पीते हैं। एग्जैक्टली वही तो उनको कूल लगता है। एक अपना ऐसा मैकेनिज्म बना लेते हैं कि अब मुझे कुछ तो बोलना पड़ेगा, मैं पी रहा हूँ तो अच्छा दिखाने के लिए। हाँ, नहीं, जब आप बुरा करते हो उसमें भी अच्छा ही ढूंढने की कोशिश करते हो। अब बताइए आगे आप। तो सेम चीज है कि डिस्ट्रैक्शन हर लाइफ में है। तो ये कि सारा चीज आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर वो सिगरेट पी रहा तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि हम भी पीने लग जाएंगे। तो सेम चीज है, अगर कोई आपके पेरेंट्स या गार्जियन मना कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप लड़ने लग जाओगे। एक तरीका होता है, वे होता है कि आप किस तरीके से मनाने की कोशिश कर रहे हो। अगर स्टिल नहीं मान रहे, सारी चीज करने के बाद भी नहीं मान रहे आपके पेरेंट्स, तो आपको एक चीज ध्यान रखना है, आप ऐसे टेक्निक लगाओ, ऐसा दिमाग लगाओ कि आप वो सॉलिट्यूड में काम करो। ओके, उनको पता भी ना चले। बुरा चीज नहीं बोल रहा हूँ, अच्छा चीज, मतलब आप जैसे आप बुरा चीज में करते हो ना, आप चुप्पे से जाके सिगरेट पी ले तो गार्जियन को ही पता चलता है, वो डेफिनेटली वो है ना, वो आप गलत कर रहे हो। गलत करने पे भी आपके पेरेंट्स को कई सारी चीजें नहीं पता चलती कि मेरा बेटा ड्रिंक कर रहा है या बेटी ड्रिंक कर रही है कि नहीं, ठीक है, सेम चीज है। यानी आप पीठ पीछे कर रहे हो। तो अगर आपके पेरेंट्स किसी अच्छे काम के लिए भी अगर मना कर रहे हैं कि नहीं बेटा आपको ये नहीं करना, वो नहीं करना है, ठीक है, तो आप पीठ पीछे काम कर लो, लेकिन अच्छे वाला काम करो, एक अच्छे इंटेंट के साथ। इंटेंट के साथ, इंटेंट अच्छा होना चाहिए खुद का। एग्जैक्टली, राइट। अच्छा, पावर ऑफ स्मॉल विंस, इसके बारे में थोड़ा बताइए। मैंने एक किताब पढ़ी थी, नॉट पढ़ी थी और आज से सुनी थी, ऑडियो बुक, दिस बुक कॉल इकिगाई और दिस स्मॉल हैबिट करके, एटोनॉमिक हैबिट करके एक बुक आई थी, आपने शायद सुनी होगी, एटोनॉमिक हैबिट करके। सुना था मैंने उसके अंदर। तो ये पूरी बुक इसी स्मॉल विंस के ऊपर और स्मॉल गोल्स के ऊपर आधारित है। आप थोड़ा अपना पर्सपेक्टिव दीजिए इस पे। देखिए, उससे पढ़ने से भी हमको काफी अच्छा लगा था, है ना, और उस चीज को अगर आप अप्लाई कर रहे हो डेफिनेटली आप एक बार चेक करना, काफी अच्छी है। तो इसमें क्या सीन था कि स्मॉल विंस, यानी कि जब आप एक चीज ध्यान रखो, जब भी आप पहला कदम रखते हो किसी भी पर्टिकुलर फील्ड में, है ना, वो काफी टफ होता है, लेकिन उसके बाद से आपको तुरंत इंस्टेंट जो है, धीरे धीरे स्मॉल स्टेप्स के थ्रू ही काफी बड़ा विन मिल जाता है, ठीक है। तो सेम सिनेरियो है हमारी लाइफ में। अगर आप छोटी छोटी चीज में अगर आप कर रहे हो काम, अगर आपको उस चीज में हैप्पीनेस मिल रहा है, ठीक है, तो आप उस चीज को काम करो, करते जाओ करते जाओ करते जाओ, डेफिनेटली एक टाइम पे आपको जो है एक बिग अचीवमेंट मिलेगा। सेल्फ एश्योरेंस कैसे होगा इसके अंदर? जैसे कि अगर मैं आज फिटनेस या फिर कोई भी काम ले लो, मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ और मुझे उस जर्नी पे अकेला चलना है, लंबे समय तक चलना है, तो अपने आप को एक स्मॉल विंस का लालच तो देना पड़ेगा। हाँ, ताकि मैं अपने आप को उस वैलिडेशन के पाथ पे रख सकूं कि मैं अच्छा चल रहा हूँ, सही कर रहा हूँ और अपने उससे भटक नहीं रहा हूँ। इसके बारे में थोड़ा बताइए, स्मॉल विंस और ये जो पर्सपेक्टिव है, कैसे ही इसको एम्फसाइज करिए थोड़ा सा। देखिए, पहली चीज तो ये आपने जो बोला कि
अकेले आपको अगर जीतना है ना, तो मैं इस चीज पे मानता नहीं हूँ अकेले जीतना, क्योंकि कोई इंसान अकेले जीत नहीं सकता। किसी ना किसी चीज का सपोर्ट रहता है, ठीक है। आप अकेले छोड़ दो किसी आदमी को, है ना, अकेले कहाँ ही जीत पाएगा। अगर आपके पेरेंट्स गार्जियन ना हो, ठीक, पैसे कहाँ से आ रहा है। अगर मैं ये वॉच पहना हूँ आज, तो चलिए मैंने अपने पैसे से ले लिया, ठीक, लेकिन जब मैं छोटा था, स्कूल में था, स्कूल में अगर मेरे पापा एडमिशन ना कराते तो आज मैं कहीं ना होता, नहीं है ना। तो मेरी बात को समझिए आप क्या कह रहे हैं। आप अकेले कभी नहीं जीत सकते, टीम वर्क रहता है कहीं ना कहीं। अगर आप किसी, अब मेरा भी एक फ्रेंड है, अगर मेरे को कैमरे की जरूरत पड़ रही है तो आता है, अगर कैमरा ना हो तो मैं कहाँ कुछ कर पाऊंगा, ठीक। लेकिन वो इंडिविजुअल मैं अपने आप को क्यों लूं कि भाई मैं अकेले पास पे चल रहा हूँ, अकेले मैं जीत रहा हूँ, ठीक है, नहीं हो सकता ना। तो आप कहीं ना कहीं किसी चीज से आप इंटरलिंक रहते हो, जुड़े रहते हो। क्रेडिट सबको देना चाहिए, ठीक है। बस ये कि हाँ, इंडिविजुअल पर्सन अगर ग्रोथ कर रहा है तो आप लोगों को भी बताओ कि यार, जो घमंड आ जाता है ना इस चीज को लेके, ईगोइस्टिक के, भाई मैं अकेले किया, अकेले सब कुछ किया, पॉसिबल नहीं, बिल्कुल पॉसिबल नहीं। तो मेरा और मतलब इसको था डिसिप्लिन को लेकर। देखिए डिसिप्लिन में तो आपको अकेले रहना पड़ेगा, हाँ, आपको खुद ही मॉनिटराइज करना हाँ, पड़ेगा ना अपने आप को डिसिप्लिन के लिए। हाँ, उसके बाद अगर आपको सोर्सेस चाहिए तो आपको नीड रहेगी किसी ना डेफिनेटली, उसके लिए तो नीड। अगर आपको खुद में रह के डिसिप्लिन क्रिएट करना है, वो आपके ऊपर। डिसिप्लिन इज बिकमिंग अ मोर चैलेंजिंग स्टेज फॉर ऑलमोस्ट एवरीवन। कोई भी वो ले लो, काम ले लो, डिसिप्लिन एक बहुत ही मुश्किल हुआ जा रहा है लोगों के। आजकल लोगों का अटेंशन स्पैन कम हो रहा है, लोगों का फोकस करने का वो क्षमता कम हो रही है। तो उसके बारे में थोड़ा बताइए, आप अपने आप को कैसे डिसिप्लिन रखते हैं अपने गोल्स के और चैलेंजेस के जरिए। इस टाइम पे जो ट्रेंड पे चल रहा है इंस्टाग्राम, ठीक है, पहले टिकटॉक बीच में आया, है ना, सबसे पहले सोशल मीडिया पे। पहले तो मोबाइल इतना था नहीं, तो डिस्ट्रैक्शन उतना था नहीं। जब से मोबाइल आया, उसके बाद से जैसे ही सोशल मीडिया पे सब जुड़े, प्लस पॉइंट सबको मिल गया डिस्ट्रैक्शन का, ठीक है। तो आप इंस्टाग्राम से, अगर मैं एक एग्जांपल ही ले लूं इंस्टाग्राम का ही, तो आप दो चीज कर सकते हो, या तो खुद को बना सकते हो या तो खुद को बर्बाद कर सकते हो। सबको पता है, रील्स चलाते हो तो चलाते ही रहते हो, चलाते ही रहते हो, चलाते ही रहते हो, हाँ, रुकता नहीं है। सही बात। आपका दिमाग का मोड ना उसी फॉर्म में चल जाता है। लेकिन अगर आप उसी टाइम पे अपने आप को रोकते हो, और अगर आप रील्स चला भी रहे हो ना, तो उसमें से आप कुछ ऐसी चीजें देखो जो आपके लिए बेनिफिट हो, बेनिफिट से रिलेटेड हो, आपके आपसे बेनिफिट हो, आपके लिए हो। दूसरी चीजें, आप उसका फायदा कैसे उठा रहे हो। जैसे मैंने कोलैबोरेशन, मैं इंस्टाग्राम से ही सारा कोलैबोरेशन किया ना, तो वो इंस्टाग्राम के थ्रू ही, कोलैबोरेशन के थ्रू ही मैं अर्न कर रहा हूँ। इट्स मीन कि वो मेरा बेनिफिट है, ठीक है। मैं उस चीज से कुछ अचीव कर रहा हूँ, मैं कुछ सीख रहा हूँ, ठीक है। उस टाइम पे मेरा कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं हो रहा, मैं उस चीज को डिस्ट्रैक्शन बोल ही नहीं सकता जब मेरा वहां से बेनिफिट हो रहा है, राइट, क्योंकि आपका ऑलरेडी गोल ही वो है। हाँ, अगर आप केवल रील स्क्रॉल कर रहे हो तो वो आपका टाइम सब वेस्ट हो रहा है, ठीक है। हाँ, तो ऐसा सीन है, ठीक है। आपने अभी अपनी ग्रोथ के बारे में बताया, इंस्टाग्राम की ग्रोथ के बारे में। अब आप कोलैबोरेशन के बारे में बताइए कि जो भी इन्फ्लुएंसर बनने की जर्नी में है अभी, वो कोलैबोरेशन का कैसे फायदा उठा सकता है। देखिए, पहली बात तो ये है कि एटलीस्ट आप जो है, मतलब 2000 तो फॉलोअर्स लेके चलो, ठीक है। अगर जनरली अगर आप चाहते हो एज अ क्रिएटर, एज अ बिजनेसमैन, अगर आप रन करना चाहते हो अपना सोशल मीडिया पे, तो कोलैबोरेशन तो मस्ट है, स्पॉन्सरशिप भी मस्ट है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, रेगुलर बेसिस पे कंटेंट डालना है, ठीक है। आपको रुकना नहीं, कहने मतलब कि जैसे कंसिस्टेंसी की बात आ गई, घूम फिर के आप वहीं आ जाते हो। हाँ, सही बात है। सबसे मेजर पॉइंट कंसिस्टेंसी। अगर आपने एक काम को ले लिया, तय कर लिया, तो फिर करो तो करो, ठीक है। तो आपको कोलैबोरेशन अगर करना है किसी ब्रांड के साथ, तो आप पहले तो अपने प्रोफाइल को अच्छे से डेकोरेट कर लो, ठीक है, इन सिंपल फॉर्म में कि आपका ये है, ठीक है। और एक ही थंबनेल, एक ही नाम रखना, बाद में आपको चेंज ना करना पड़े, मतलब एक टॉपिक से स्टिक रहो। हाँ, एक नीश को पकड़ो और उसी पे चलो, ठीक है। अगर वो ग्रोथ करता है तो, अगर नहीं कर रहा तो आप अल्टरनेटिव कुछ ना कुछ ढूंढते रहो, कहीं ना कहीं करते रहो और देखते रहो। जहां आपको ऐसा लगा कि जैसे आपका ग्रोथ हो रहा है, तो आप उस चीज में समझ जाओगे, खुद ही समझ जाओगे, इनसाइट चेक करते रहो, खुद ही समझ जाओगे कि हाँ, इससे मेरा फायदा हो रहा है, तो मेरे को इसमें घुसना है। अब जैसे आप घुसोगे, अब आपको अप्रोच करने के लिए पहले आपको इनिशिएट करना पड़ेगा, ठीक है। मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ, अगर कोई फिटनेस में
कोलैबोरेशन चाहता है या स्किन केयर वाले ब्यूटी प्रोडक्ट्स अगर चाहते हैं, ठीक है, तो वो सबसे पहले बेला वेटा के साथ आप कर सकते हो, ठीक है। बेला वेटा, ओके। हाँ, पहला मेरा बेला वेटा के साथ था। मैंने खुद अप्रोच किया था उनको। अप्रोच करने के लिए आपको एक मैसेज तैयार करना होता है, ठीक है, जिसमें आपका नाम होगा, आईडी होगा, एंगेजमेंट रेट होगा कि आप कितना मंथली एंगेज कर रहे हो, ठीक है, ये सारा चीज, कितने लाइक्स आते हैं, कितने पोस्ट आते हैं, ठीक है। अपना प्रोफाइल के बारे में प्रोफाइल के बारे में हल्का इंट्रो दे दो, बताना होगा, ठीक है। ईमेल डाल दो, ईमेल मस्ट है, ठीक है, ईमेल से ही सारा चीज चलता है गेम, ठीक है। ईमेल डाल दी, नंबर डाल दिया। आप पहले बेला वेटा ऑर्गेनिक या बेला वेटा लग्जरी को भेज सकते हो मैसेज, ठीक है। आपने जैसे भेज दिया, देन वो आपको पहले अप्रोच करेंगे। उसके बाद से अगर आप ऑन टाइम उनका रिव्यू करते हो, क्योंकि ये सारा चीज बार्टन कोलैबोरेशन में ही होता है, स्टार्टिंग में आपको पहले प्रोडक्ट को खरीदना होता है, ओके। उसके बाद से खरीद के यूज करके उसका रिव्यू दो, फिर रिव्यू लाइव होने के बाद वो आपको पैसे रिटर्न कर देता है, ठीक है। ये भाई बेला वेटा एक ऐसी चीज है कि उसने ऑनेस्टी दिखाई है, पैसे रिटर्न कर देते हैं। तो वहां से जब आप सही वर्क करते हो ना, देन वो ईमेल अदर ब्रांड्स को भेजते हैं, उनसे कहते हैं ये बंदा काम अच्छा कर रहा है एज ए क्रिएटर, आप इनको अप्रोच करो। तो अलग अलग ब्रांड्स जो है आपसे धीरे धीरे आपको मेल करना शुरू कर देते हैं, ऐसा सीन चलता है, ठीक है। हाँ, उसके बाद से धीरे धीरे अगर आपके फॉलोअर्स अच्छे हैं तो आपके स्पॉन्सरशिप अच्छे मिल जाएंगे, वहां से आप अर्न कर सकते हो, ठीक है। मेन सबसे चीज यह ध्यान रखना है कि इंस्टाग्राम के साथ आपको यूट्यूब चैनल भी ओपन करना मस्ट है, ओके, ठीक है, क्योंकि जब आप फॉर्म फिल करते हो गूगल फॉर्म, तो वहां पे यूट्यूब का लिंक, इंस्टाग्राम का लिंक और सारा चीज आपको भरना पड़ता है, ठीक है। तो ये सारी चीज। मेरा पर्सनली एक सवाल है आपसे, उन लोगों के लिए आपकी राय क्या होगी जो चाहते हैं कंटेंट क्रिएट करना, लेकिन जब वो इंस्टाग्राम खोलते हैं और देखते हैं बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स को, और वो चकाचौंध देखकर अपने आप को एक बैकफिट में ले आते हैं कि शायद मैं नहीं कर पाऊंगा, वो एक सेल्फ डाउट के उस घेरे में ले आते हैं अपने आप को, उनके लिए आपके लिए क्या राय होगी उनके लिए? देखिए, हर इंसान का ना अलग अलग सिनेरियो है, ठीक है। कुछ लोग के पास ऐसा रहता है कि यार चलो कोई नहीं, मतलब ऐसे ही अपना रील चला रहे हैं, चलने दो, कोई वो नहीं है, ठीक है। कुछ लोग होता है क्यूरियोसिटी रहती है कि नहीं भाई हमको ना, मतलब एक जलन टाइप का होता है फील कि यार ये आगे बढ़ रहा है, मैं ही रह जा रहा हूँ पीछे, मेरे फ्रेंड्स आगे बढ़ रहे हैं, मैं ही पीछे रह जा रहा हूँ, ठीक है। तो अगर आप किसी चीज पर्टिकुलर चीज पे अगर आपको परेशानी हो रही है कि यार वो आगे बढ़ रहा है, मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, अगर ये ऐसे सेल्फ डाउट आ रहा है ना, तो आप पहले अपने आप को ना, जैसे ही डाउट आ रहा है ना, आप वैसे अपने आप को रोक लो, ठीक है, वैसे रोक लो, इंस्टेंट रोक लो कि यार क्या आ रहा है दिमाग में, ऐसे सोचो, अच्छा ये दिक्कत हो रही है, ठीक है, मैं अगर आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ, देन अगर आपके अंदर होता नहीं एक कल्चर है अंदर ही दिमाग में कि यार मेरे को ना उस इंसान से सीखना है, मेरे को जाना, उसकी प्रोफाइल चेक करनी है, देखना है कि वो कर कैसे रहा है, प्रोसेस देखना, मॉनिटराइज करना। हाँ, मतलब अगर आप मॉनिटराइज कर रहे हो तो आप ना एक टाइम लेकर चलो, आधे घंटे का या 1 घंटे का, ठीक है, ठीक है। इससे ये रहेगा कि आप 1 घंटे तक, चलो कोई नहीं, आप उसकी प्रोफाइल चेक कर रहे हो, आप उसके कई सारे कंटेंट्स देख रहे हो, यूट्यूब चैनल देख रहे हो कि यार सब कैसे वो क्या कर रहा है, कैसे क्या कर रहा है, ठीक है। जब आप इस चीज को आप आइडेंटिफाई करोगे, वो भी आपने आधे घंटे का जो टारगेट लिया, आधे घंटे में, तो इस तरह ये रहेगा कि हाँ भाई उसमें कई सारे आपको रफ आइडिया लग जाएंगे कि यार हमको कैसे जो है करना है, मतलब आपको फिर आपको करना ही पड़ेगा अगर आप चाहते हो, तो उस चीज से जलन ना करके आप उस चीज से सीखने की कोशिश करो। ओके, ठीक है। एक वैलिडेशन का भी हो जाता है, छोटे मिडिल क्लास फैमिली में रहने वाले लोग वैलिडेशन बहुत सीख करते हैं, जैसे जो मेंटालिटी और माइंडसेट की मैंने बात करी थी अभी, अगर मैं कंटेंट बनाना चाह रहा हूँ, लेकिन मैं इंस्टाग्राम खोल के देखता हूँ, यूट्यूब खोल के देखता हूँ और फिर एक स्टेप बैक ले लेता हूँ, तो मुझे वैलिडेशन नहीं मिलता, सपोर्ट नहीं मिलता। एक वहां पे जिसको करना होता है ना, वो देखिए जिसको करना होता है ना, वो सपोर्ट बनाने की कोशिश करता है। आप मुझे बताइए, बीइंग एन इन्फ्लुएंसर, वो क्या चैलेंजेस हैं जो आपने अपने सोसाइटी में फेस करे? चैलेंजेस इन द सेंस जहाँ पे आप अच्छा कर रहे थे, लेकिन आपकी सोसाइटी में वो एक नेगेटिव इमेज बनाई आपकी, जो कि यूजुअली होता है एक नोशन सबका। आप अगर ग्रोथ कर रहे हो ना, तो भाई अच्छे लोग भी आपको सपोर्ट करेंगे, बुरे लोग तो आपको बुरा करेंगे ही करेंगे, ठीक है। तो आंख नाक मुंह कान सब बंद कर लो, ठीक है। और सिंपल आपको ये ध्यान रखना है कि यार रोकने वाला कितना भी रोक ले, अगर तुम डेडिकेटेड हो उस चीज को लेकर, अगर आप अपना डिसिप्लिन लेकर चल रहे हो,
अगर आप सब कुछ अपना मेंटालिटी को स्ट्रांग करके लेकर चल रहे हो ना, डिस्ट्रैक्शन हो, चाहे कोई आपको रोक रहा है, टोक रहा है, बोल रहा है, वल्गर चीजें बातें बोल रहा है, ठीक है, और जब आपको जबरदस्ती कोई गुस्सा दिला रहा है, उसके गुस्से की वजह से अगर आप अपना ही नुकसान करा दे रहे हो, तो फिर आपका समझो कहीं ना कहीं आपके अंदर ही कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। उस इंसान की कोई गलती नहीं, वो अपना काम करके चला गया, तुम अपना नुकसान कर लिया। एब्सोल्युटली राइट। तो अगर आप एक्चुअल में क्वालिटी ऑफ डिसिप्लिन लाते हो, क्वालिटी ऑफ डेडिकेशन लाते हो, क्वालिटी अगर आपके अंदर है, माइंडसेट के अंदर, एक होता नहीं है प्योर दही है, प्योर नहीं है दही, वैसे पनीर पानी वाला है ना। तो क्वालिटी अगर आपके माइंडसेट वैसे है, अगर आपका ब्रेन के अंदर दिलो दिमाग में ऐसा चल रहा है ना, क्वालिटी है एक्चुअल में सारी चीजें, तो यार आप कर लो, ठीक है। कहना मतलब कि आपको आपके सामने कितने में डिस्ट्रैक्शन आ जाएगा ना, आपको दरकिनार करना पड़ेगा। हाँ, आपको करना पड़ेगा, और बहुत अच्छे शार्पनेस के थ्रू जो है आपको ये करना पड़ेगा, स्मार्टली आपको वर्क करना पड़ेगा। मतलब पहले अपने आप को इतना पक्का बनाना पड़ेगा कि जो मैं कर रहा हूँ, हाँ, वो सारी चीज आपकी, अगर आपने ये बोल दिया ना कि मेरे पापा ने मेरा सपोर्ट नहीं किया, मेरे दोस्त ने मेरे को वल्गर चीजें बोल दी, गुस्सा दिला दिया, उसकी वजह से नुकसान हो गया, उसकी कोई गलती नहीं है, ना ही मेरे पापा की, ना ही मेरे भाई की, ना ही मेरे किसी चीज की, ठीक है। जो है वो आपकी गलती है, ठीक है। आज अगर मैं यहाँ स्टैंड कर रहा हूँ, अगर मैं कहीं पर भी हूँ, आज मेरे 48 फॉलोअर्स हैं, यूट्यूब पे अगर 1000 हैं, चल रहा है मेरा सारा प्रोसेस, आज जो सब मेरे पापा, मेरे भाई और मेरे मम्मी को। मेरा भाई एक ऐसा है कि वो हर एक चीज में बोलता है कि जो करना करो, वो पूरा सपोर्ट करता है हर चीज। तो आपका सपोर्ट सिस्टम है। हाँ, बस ये है कि देखो हर चीज का टाइम होता है, ठीक है। अब हम लोग को भी पता होता है कि यार प्रॉब्लम्स आती हैं, अगर आपको वो चीज पहले से पता है कि हाँ आने वाली प्रॉब्लम ये है, होने वाली, जब आपको पता तो आप उस प्रॉब्लम में क्यों घुस रहे हो, आप सॉल्यूशन लो। प्रॉब्लम्स तब होती हैं जो ऑल ऑफ सडन आती है, राइट, है ना, उसको हम प्रॉब्लम बोल सकते हैं। अगर आप पहले ही सोच लो कि ओवर थिंक कर लेना, हाँ बेसिकली अगर आप ओवर थिंक भी कर रहे हो ना, तो एक पॉजिटिव वे में लेके चलो, हर चीज को पॉजिटिव वे में लेके चलोगे ना, सॉल्यूशन हर चीज का। आई थिंक ओवर थिंक का भी एक सर्टेन लिमिटेशन होना चाहिए। उसके बाद हमें ओवरथिंक नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम ज्यादा ही ओवरथिंक कर लेते हैं और चीजें खुद के लिए कॉम्प्लिकेटेड बना लेते हैं, राइट। डॉक्टर अविनाश, आप एक लास्ट सवाल आपका मेरे पास है, जो कंसिस्टेंसी, बताइए इसके बारे में। ये एक बहुत ही एक मेजर मिसकंसेप्शन भी है, एक टैबू भी है कि कंसिस्टेंसी लोग करना चाहते भी हैं लेकिन कर भी नहीं पाते हैं, और पता नहीं क्या ही हो रहा है। बताइए आप इसके बारे में थोड़ा। देखिए, लोग चाहते तो है करना, एक चाहना, ये शब्द बस एक है, चाहना। ये चाहना को हटा देना तो कंसिस्टेंसी बन जाएगा, ठीक है। और दूसरी चीज तो ये, अपना एक्सपीरियंस बताइए आप। देखिए, मैं अपने माइंडसेट को ऐसा लेके चल रहा हूँ कि मेरे सामने आजू बाजू कोई भी आ जाए, मेरे फैमिली में भी अगर कोई बहुत बड़ा ऑल ऑफ सडन प्रॉब्लम आ गया, मैं उस चीज को भी मैं साइड में रखा हुआ हूँ कि अगर मैं इतनी बड़ी चीज लेके चल रहा हूँ, अगर फैमिली में कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, मैं फिर भी उस चीज को करना चाहता हूँ, इट्स मीन कि मेरे लिए उससे बड़ा और कोई प्रॉब्लम है नहीं, ठीक है। अगर ये माइंडसेट पक्का हो गया तो चल जाएगा अच्छा खासा। तो आपका सवाल बस इतना ही था कि कंसिस्टेंसी कैसे, कंसिस्टेंसी को मतलब मेरा सवाल ये था कि फिटनेस की जर्नी में जो आप कंसिस्टेंसी ला रहे हैं इतने सारे डिस्ट्रैक्शन के बाद में, वो कैसे बना के रख सकते हैं। कंसिस्टेंसी का मतलब ये हो गया ना कि उसे बना के रखना पड़ता है। देखिए, बनाना वही बात है कि माइंडसेट अगर आप बना लिए, कंसिस्टेंसी से बड़ी चीज तो ये है कि भाई आप ना सब भूल जाओ, पहली बात तो सब चीज। अगर आपको पढ़ना ही है, अगर आपको खेलना ही है, तो आप सब चीज भूल जाओ, बस आपको वो गोल और वो एक माइंडसेट दिखना चाहिए। आजू बाजू कुछ भी चल रहा है, भाई दिन के 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे समझो, 24 घंटे अगर आपको टाइम मैनेजमेंट करना आ गया ना, अगर आपने टाइम को अच्छे से डेकोरेट कर लिया, मैनेज कर लिया, वो 24 घंटे में आप कंसिस्टेंसी बना ही लोगे। बहुत लोग का ये होता है कि यार 24 घंटे में जॉब कर, हम समझ रहे जॉब की प्रॉब्लम, फिर घर आना, खाने बनाने की प्रॉब्लम, है ना, कई सारे मार्केटिंग करना, वो प्रॉब्लम, 24 घंटे में ये सारा चीज आपने किया, देन उसके बाद से क्या आया कि यार जिम जाऊं कि ना जाऊं, या जो उनका मेन गोल है उस पे वर्क करूं कि ना करूं। ये 24 घंटे में अगर आपने मैनेजमेंट सही कर लिया ना खुद का, तो कंसिस्टेंसी अपने आप ही बन जाएगा। तो हमेशा ध्यान रखना है कि आपको कंसिस्टेंसी से पहले टाइम मैनेजमेंट अपना बना लो। टाइम मैनेजमेंट बना लिए, अगर आपने एक्स्ट्रा दोस्ती यारी ये सब बकचोदी में अगर आपने ये सब पे ध्यान दे दिया, तो आपका टाइम मैनेजमेंट बिगड़ेगा और कंसिस्टेंसी फिर बिगड़ जाएगा। तो ये है कि आपको डिस्ट्रैक्शन जहां से आ रहा है, आप उसको पहले ही फेंक दो बाहर, ठीक है। और जैसे आपने बाहर फेंका, टाइम मैनेजमेंट में अगर आप
हो डिसिप्लिन, आप कंसिस्टेंसी अपने आप ही बना लोगे। तो ये फॉर्मूला है, आता बाहर से प्रॉब्लम है, बिगाड़ अपना लेते हो, हाँ है ना। प्रॉब्लम डिस्ट्रैक्शन बाहर से आया, एक जैसे मैंने खुद में एक घर बना लिया है, ठीक है। मैं जो भी जब सोचता हूँ या कुछ चीजें ऐसे हमको लगती है कि डिस्ट्रैक्ट कर रही है, तो मैं अपने आप सामने रियलाइजेशन कर लेता हूँ कि वो बाहर से डिस्ट्रैक्शन आ रहा है भाई, है ना। मेरा माइंडसेट ऐसा है, क्लैरिटी है, ठीक है, उसको अभी ठेल दिया, मेरा टाइम मैनेजमेंट दिख गया। टाइम मैनेजमेंट जो हमको करना है काम, उस पर ध्यान देना है, मेरा काम हो गया, कंसिस्टेंसी बन गया। अगर एक्स्ट्रा टाइम बचता है 24 घंटे में, अगर आधा घंटा बज रहा है, 1 घंटा बज रहा है, तो उसमें हम अपना थोड़ा डिस्ट्रैक्शन वाले काम कर लेंगे। इस तरह ये है कि आप अपने आप को बैलेंस कर लेते है ना, क्योंकि एकदम अगर आप चले गए ना उस जोन में, तो मेंटली इंसान वो भी हो जाता है। बिल्कुल वो पॉसिबल भी नहीं है, लेकिन हाँ, थोड़ा सा एंटरटेनमेंट जरूरी है, बट कैलकुलेटेड एंटरटेनमेंट। ठीक है। वेल, इट वाज नाइस टॉकिंग टू यू, थैंक यू सो मच। वी होप आज के हमारे पॉडकास्ट से एक वैल्यू आप लोगों को मिली होगी, और डॉक्टर अविनाश जो कि बहुत ही एक माइलस्टोन अचीव कर रहे हैं अभी, और कोलैबोरेशन बहुत कर रहे हैं, इनसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। थैंक यू सो मच, वेलकम, विल सी यू सून।